नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आपके मुद्दे में आज बात दंगाइयों से वसूली की। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक और नुकसानी वसूली अधिनियम 2021 को मंजूरी दे दी है। राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। इसमें दावेदारी से लेकर दंगाइयों से वसूली के तरीके तक की विस्तार से नियम बनाए गए हैं। यही नहीं, कोई आरोपी इंसाफ नहीं मिलने की दुहाई न दे, इसके लिए आरोपी को ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का भी अधिकार दिया गया है। सवाल है कि वसूली एक्ट से दंगाइयों पर क्या लगाम लग पाएगी? आर्थिक चोट से दंगाइयों का मनोबल टूट पाएगा और कानून के पालन में हो सकती है परेशानी। आज इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश सरकार ने दंगाइयों पर शिकंजा कसने के लिए एक और कानून लेकर आई है, जिसमें दंगाइयों से सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई कराई जा सके। कानून में क्या प्रावधान किया गया है, पहले ये जानते हैं। दंगाइयों की मौत के बाद भी नुकसान की वसूली होगी। मौत के बाद भी दंगाइयों की संपत्ति से नुकसान की वसूली होगी। दंगे या अन्य किसी तरह से हुए नुकसान का मूल्यांकन ट्रिब्यूनल करेगा। इसके बाद ट्रिब्यूनल नुकसान करने वाले से ही उसकी वसूली करेगा। दावा अधिकरण का निर्णय लिखित आदेश जारी रहेगा। प्रत्येक निर्णय आदेश की मूल प्रति जिला मजिस्ट्रेट के न्यायिक अभिलेख कक्ष में प्रस्तुत होगी। दावा आयुक्त प्रत्यक्ष पक्ष को आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान करेगा। अधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 90 दिनों के अंदर हाईकोर्ट में अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है। एमपी से पहले यूपी और हरियाणा में कानून को मंजूरी मिल चुकी है। दंगाइयों से वसूली के लिए बनाए जाने वाले क्लेम ट्रिब्यूनल के अधिकार भी अधिनियम में तय किए गए हैं। राज्य सरकार 3 अधिकारियों का पैनल ट्रिब्यूनल को भेजेगी। उन्हीं में से एक को ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष क्लेम कमिश्नर नियुक्त करेंगे। दावेदार का आवेदन और मूल्यांकन रिपोर्ट देखने के बाद क्लेम कमिश्नर ट्रिब्यूनल को अपना मत देंगे। ट्रिब्यूनल फोटो, वीडियो या सीसीटीवी फुटेज के लिए पुलिस, निजी संस्थान या किसी व्यक्ति को मांग सकता है। वहीं अधिनियम में दावेदारों और आरोपियों के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है। दावेदार अपना दावा व्यक्तिगत रूप से ला सकेगा और उसे खुद प्रस्तुत कर सकेगा। कानून के तहत दावेदार चाहे तो पसंद का वकील भी रख सकेगा। सुनवाई सार्वजनिक होगी। दावेदार या दूसरा पक्ष चाहे तो सुनवाई बंद कमरे में की जा सकेगी। दावा खारिज होने पर क्लेम कमिश्नर को वजह बतानी होगी। कानून को लागू करने के लिए हर प्रावधान को बारीकी से तैयार किया गया है, ताकि इसे लागू करने में कोई पेचीदगी न रहे। लेकिन सवाल है कि अधिनियम से पीड़ितों को त्वरित तरीके से इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि अधिनियम में ट्रिब्यूनल की सुनवाई और फैसले के बाद आरोपी को फैसले को हाईकोर्ट में 90 दिनों के अंदर चुनौती का अधिकार दिया गया है, जिससे इस अधिनियम के तहत मामला लंबा खींचने और पीड़ित के लिए ये महंगा साबित हो सकता है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अश्विनी दुबे जी हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। ब्रजगोपाल लोया जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और स्वदेश शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। आप तीनों का पहले बहुत स्वागत। अश्विनी दुबे जी, पहले कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है सर जो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि 2021 के शीतकालीन सत्र में अब से 4 महीने पहले ये कानून सरकार ने बना दिया, लेकिन जब खरगोन की हिंसा हुई तो जो ट्रिब्यूनल का गठन था, उसकी पावर्स, नियम कायदे क्या होंगे, ये सब अब जाकर राजपत्रित किया गया है। तो ये लागू कब से होंगे? क्या ये बैकडेट में जब कानून बना उस वक्त से लागू होंगे, या जब कल ये आदेश आया तब से इन्हें लागू माना जाएगा? देखिए, सबसे पहले किसी भी कानून का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, उसका हमेशा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, नंबर 1। नंबर 2, विशेष परिस्थितियों में असेंबली को या पार्लियामेंट को ये पावर्स होती हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो चाहे तो किसी भी कानून को एक तय समय से भी लागू कर सकती है। ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो मध्य प्रदेश लोक और निजी संपत्ति नुकसान निवारण और वसूली नियम 2022 है, उसका जो गैजेट नोटिफिकेशन है, वो गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक जो उसमें डेट स्पेसिफिकली कि किस डेट से प्रभावी होगा वो मेंशन होगी, उसी डेट से वो प्रभावी माना जाएगा, पहला। दूसरा कि आप
ये पहली बार कोई ऐसा कानून नहीं आया। लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 इस देश में ऑलरेडी है। और आप याद करिए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस समय एस ए बोबडे ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान, जब प्रदर्शनकारियों ने दंगा और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया था, तब उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर जो ज्यादती हुई, तो उस समय सुनवाई के लिए सहमत होते हुए भी उन्होंने कहा कि आपने जो दंगा किया और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया है, उससे आपकी भरपाई होगी। तीसरा, जो उत्तर प्रदेश है ऑलरेडी इफेक्टिवली पहले ऑर्डिनेंस लेकर आया, बाद में लॉ बनाया, और जो हरियाणा है, हरियाणा में भी ऑलरेडी लॉ वहां पर है। तो अब यहां पर हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर बिल 2021 पारित किया गया है। अब आपने दूसरी बात की 90 दिन की, तो जो राइट टू अपील है, राइट टू अपील हमेशा एक फंडामेंटल राइट होता है किसी भी इंडिविजुअल का, और जब तक देश की आखिरी अदालत किसी मामले पर फाइनल फैसला नहीं कर लेती, तब तक उसको दोषी नहीं माना जाता। तो इसलिए 90 डेज का पीरियड जो है वो एक रीजनेबल पीरियड भी उसमें दिया गया है। तो इसमें जो हम ये सोच रहे थे कि त्वरित इंसाफ मिल जाएगा, किसी का नुकसान हुआ, क्योंकि सर अगर किसी का घर टूटा है तो वो तो चाहेगा कि भाई जल्दी से जल्दी बने, वो इंतजार नहीं कर सकता ना कि उसका एक प्रोसेस के तहत उसमें सालों लग जाए। तो क्या त्वरित इंसाफ की हम उम्मीद कर सकते हैं इस कानून के हिसाब से? देखिए, इंडिया डेमोक्रेसी से रन करता है, और डेमोक्रेसी के साथ एक यहाँ पर इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट जुडिशियल सिस्टम है। और जब इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट जुडिशियल सिस्टम है, तो बिना किसी सुनवाई के और बिना किसी व्यक्ति को, अपराधी को मौका दिए हुए, बिना कोई अपराध में संलिप्त नहीं था, ये साबित करे, किसी को भी त्वरित न्याय देना मतलब कैंगारू कोर्ट्स की तरह यहाँ फैसला नहीं हो सकता है। दूसरा, जो मध्य प्रदेश में संपत्ति प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी लॉ लागू हुआ है, उसका देखिए तो उसका जो नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन पहले हुआ था, गैजेट नोटिफिकेशन आज हुआ है। तो त्वरित फौरी न्याय कहीं भी नहीं होता है, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ हमेशा फॉलो होता है। अब ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ में कितना एक्सपीडिएटली, कितना जल्दी उसको इफेक्टिवली डिसीजन हो सकता है, ये जरूर एक बात है। लोहिया जी, दो सवाल हैं हम यहाँ पर। एक तो जब आपने शीतकालीन सत्र में इस कानून को लेकर आप आए, तो ये सारी चीजें करना उस वक्त क्यों भूल गई? ये खरगोन के बाद क्यों चीजें याद आई कि भाई नियम भी बनाने थे अभी हमें, वो तो ध्यान में ही नहीं रहा? और दूसरा सवाल ये कि जिन लोगों के घर जले आज, ऐसा तो है नहीं कि बहुत अमीर लोग होते हैं सर, गरीब लोग होते हैं, उनके लिए त्वरित व्यवस्था कैसे होगी फिर? क्योंकि ठीक है, ड्यू प्रोसेस है, उसका पालन होना चाहिए, सबको इंसाफ मिले, कोई इसमें ऐसा ना हो कि गलत किसी पर आरोप लग जाए, वो उसका पालन होना चाहिए, जो आरोपी है उसको भी पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन जिसका घर जल गया उसको त्वरित राहत कैसे मिलेगी? लोकेश जी, दोनों प्रश्न हैं आपके। पहला प्रश्न तो आपका ये है कि समय कैसे करें। तो एक लॉ आया था, शीतकालीन सत्र में विधानसभा से पास हुआ, उसके बाद उसकी नियम प्रक्रिया, और आप जैसा खुद बता रहे हैं कि उसके अनुसार उसमें कोई भी पहलू को छोड़ा नहीं गया है, बड़ी बारीकी से नियम बना है, एक एक चीज का रेट भी तय किया है कि अगर टाइल्स होगा तो इतना मुआवजा होगा, अगर उसमें प्लास्टर होगा तो ये होगा, पेंट होगा तो ऐसा होगा, एक एक चीज का रेट। जिस तरह से एसओआर बनता है पीडब्ल्यूडी का या पीआईयू का, उस तरह का पूरे एक एक चीज का उसमें रेट का उल्लेख किया गया है, उसकी पूरी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, और इस पूरी प्रक्रिया को बनने में थोड़ा समय तो लगता है, और ये जो समय लगा है वो वाजिब है। और उसके बाद आज से जब वो उसके नियम जारी कल नोटिफिकेशन होकर हुए हैं, तो एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, बड़े लंबे समय से मध्य प्रदेश में और पूरे देश में ये दंगाई लोगों का नुकसान करके भाग जाते, उन्हें पकड़ने की और उनसे मुआवजा वसूलने की पहली बार कोई मैकेनिज्म तैयार हुआ है। कानून था, कानून के साथ एक मैकेनिज्म को भी डेवलप करना था, तो वो हमने किया है। और दूसरी काम आपने जो दूसरा प्रश्न किया है, वो प्रश्न आपका यह है कि उनको त्वरित कैसे हम कर पाएंगे। निश्चित है, परंतु कानून की अपनी मर्यादा है, हमें किसी को कोर्ट जाने से हम नहीं रोक सकते हैं, हाईकोर्ट के अधिकारों में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, परंतु हम उसे मानवीय आधार पर, जो संवेदनशील सरकारें होती हैं, वो जो पीड़ित होते हैं, उन्हें तुरंत मुआवजे के साथ हम उनको तुरंत सहायता उपलब्ध कराने का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये हर जगह किया भी है कि अगर कहीं कोई पीड़ित हुआ है, प्रताड़ित हुआ है, तो टेम्परेरीली
उसे तुरंत में सहायता पहुंच जाए, इसका प्रबंध भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रही है और आगे भी हम इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप करेंगे और ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि कम से कम लोया जी जो खरगोन की घटना थी वो तो पहले घट गई सर, तो अब उस पर तो फिलहाल ये नियम लागू नहीं होंगे, इसका मतलब ये जैसा कि अभी अश्विनी दुबे जी बता रहे थे, उस पर तो आपने जो अलग से ट्रिब्यूनल बनाया वो उस हिसाब से कार्रवाई करेगा, क्योंकि आनंद फानंद में आपने एक ट्रिब्यूनल बना दिया। अश्विनी दुबे जी ने ये कहा कि ये सरकार सुनिश्चित करेगी कि नियम कब से लागू होंगे, ये विधानसभाओं का और लोकसभा का नियम तो विशेष लिखा हुआ है, क्योंकि जो आपकी तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन उसमें लिखा हुआ है कि जब से जारी हुआ है उसी वक्त से लागू होगा। मैं पढ़ देता हूँ वो लाइन, ये मध्य प्रदेश राजपत्र प्रकाशन की तारीख से प्रभावी, हाँ ये लिखा हुआ है उसमें 30 अप्रैल से। हाँ नहीं लोकेश जी पहले तो एक बात को समझ लीजिए, इस देश में और इस प्रदेश में कई तरह के आंदोलन और हिंसाएं, बलवा और दंगे होते रहे और इसमें हमारा ये मानना है कि इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाना था, कोई केवल इसके लिए नहीं बनाया गया है कि खरगोन हिंसा में कैसे होगा कि ये एक मतलब खरगोन पे अभी नहीं हो पाएगा ना। अश्विनी जी थोड़ा सा क्लियर कर दें अगर इस पर, लोया जी से भी मैं इस पर रिएक्शन लूंगा। खरगोन हिंसा का तो अब इसमें कानून ये लागू नहीं हो पाएगा कायदे से। अगर हम डेफिनेशन पे जाएं इस लॉ की, तो इसकी इस लॉ के डेफिनेशन में साफ तौर पर लिखा गया है, जो सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 है, तो इसमें है कि मध्य प्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे। तो मध्य प्रदेश राजपत्र में जो प्रकाशन की तारीख है वो 30 अप्रैल 2022 है, तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा कायदे से। ठीक, एक चीज और मैं दुबे जी आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर कोई विधानसभा से कानून बना तो उसका नोटिफिकेशन आने में क्या 4 महीने लग जाते हैं फिर उसको और क्लियर करने में, या ये सरकार से देर हो गई? ये एक प्रोसेस है जो एग्जीक्यूटिव का प्रोसेस है। अब एग्जीक्यूटिव कितना फास्टेस्ट मोड में किसी फाइल को क्लियर करता है और कितनी जल्दी किसी लॉ को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करता है, ये विजडम पर निर्भर करता है। तो अब जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में पहले नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन इमीडिएटली चैलेंज हुआ, तो एक लॉ भी बना वहां पर और इफेक्टिवली लॉ बना क्योंकि सरकार पूरी तरह से पावर में थी। तो ये गवर्नमेंट्स को ये पूरी विजडम में ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है कि वो जब भी चाहे कोई कानून बना सकते हैं, लेकिन कानून को मूर्त रूप देने की एक तय सीमा और निर्धारित है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अनुसार से होता है। लेकिन नोटिफिकेशन ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस हमेशा लाया जा सकता है। बिल्कुल। हमारे साथ जयंत वर्मा जी भी बने हुए हैं। जयंत वर्मा जी, सवाल तो ये है कि ये कानून बहुत ताल ठोक के लाया गया था कि हम पत्थरबाजों पर नकेल कसेंगे, लेकिन अगर खरगोन नहीं होता तो शायद इसके नियम कायदे बनने में और देरी हो जाती। ये तो फास्ट ट्रैक कर दिया गया तुरंत। याद आया सरकार को कि हमें इसके ट्रिब्यूनल बनाना था, उसका गठन भी करना था, उसकी पावर्स तय करनी थी, कैसे नुकसान होगा वो सब तो तय ही नहीं किया। जी देखिए लोकेश जी, इसमें यह है कि अभी जो दंगे हुए कुछ यूपी में भी हुए, यहाँ हुए, और सरकार ने उसमें दंगाइयों के घर जाके बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए और वहाँ ना ट्रिब्यूनल था, ना कोई था, ना कोई सिद्ध करने वाला था कि इसने दंगा किया है। जिसका हाथ कटा है वो पत्थर फेंकने वाला मान के उसका घर, जो जेल में था बंद, उसका घर पत्थर फेंका उसने और इसलिए उसका घर ध्वस्त कर दिया। अब क्या इनकी भरपाई भी सरकार करेगी या इनकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि सरकार ने तो उनको दंडित कर दिया और ये भी नहीं देखा कि सच में ये दोषी थे या नहीं थे। तो मुझे लगता है कि इसको देखना पड़ेगा, सरकार को भी अपने पूरे कामकाज को देखना पड़ेगा। और ये जो पूरा का पूरा कानून है, ऐसा बहुत पहले से कानून है कि भाई कई बार तो दंगे होते हैं तो पूरे गांव के ऊपर वो शास्ति मतलब दंड, वो एक शुल्क लगा दिया जाता है, ये सब होता है। तो ये होगा, पर ये डिटरेंट के रूप में काम करेगा मुझे नहीं लगता ऐसा। डिटरेंट का मतलब यह है कि ये एक कानून बना देने से दंगे रुकेंगे, ऐसा सोचना भी मुझे लगता है गलत है। क्योंकि एक बार लंदन में ये था कि जो जेब कतरे थे उन लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाती थी, और एक बार ऐसे ही जेब कतरे को सार्वजनिक रूप से जब फांसी दी जा रही थी तो जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उस भीड़ में 10 लोगों के जेब कट गए थे।
तो इसका मतलब ये है कि ये डिटरेंट के रूप में तो काम नहीं करेगा। इसमें तो बहुत सारे काम करने पड़ेंगे सरकार को कि सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बना के रखें, कैसे सीसीटीवी उन सेंसिटिव जगह पे पहले से लगा के रखें, ये सारी तैयारी भी सरकार को करनी पड़ेगी ताकि इसमें त्वरित न्याय हो सके। तो सबसे पहले तो सीसीटीवी का एक जाल पूरे प्रदेश में जहां जहां पे दंगे होने की संभावना है वहां लगाया जाना चाहिए ताकि ये चीज तत्काल सिद्ध हो सके। और नहीं तो गवाहों के भरोसे तो कुछ होने वाला नहीं है। गवाहों के भरोसे तो इंदिरा गांधी को जो हत्यारे थे उनको सजा 4-5 साल तक 10 साल तक नहीं हो पाई थी। तो यह हालत है। बिल्कुल। स्वदेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। स्वदेश शर्मा जी, अब जिस तरीके से सख्ती दिखाई जा रही है, जिस तरह की चीजें इसमें कही गई हैं कि अगर कोई दंगाई नहीं रहता इस दुनिया में, उसकी मौत हो जाती है, उसके बावजूद भरपाई करवाने की कोशिश की जाएगी, आपको लगता है कि इससे एक सख्त संदेश जा पाएगा और जो दंगे होते हैं वो रुक पाएंगे प्रदेश के अंदर? जहां तक हम समझते हैं कि हमने बहुत पहले 35 वर्ष का मेरा राजनीतिक जीवन है, वो मैंने एक वो घटना सुनी अपने बुजुर्गों के मुंह से कि भोपाल के ही एक पत्रकार थे गिरजा शंकर हरदेनिया जी, वरिष्ठ पत्रकार थे। बीपी मिश्रा जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने एक सवाल किया पत्रकार ने कि भाई आपके प्रदेश में अगर दंगे हो तो दंगों को रोकने की क्या प्लानिंग है आपकी? तो उन मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री न चाहे किसी भी जिले में दंगे नहीं हो सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां के कलेक्टर एसपी को पहले से आदेशित करता है कि आपके जिले में अगर सौहार्द बिगड़ा, आपके जिले में अगर किसी तरह की सांप्रदायिक हिंसा हुई, ये जवाबदारी आपकी होगी। तो ये मुख्यमंत्री जब तक न चाहे तब तक उनकी ढील ना हो, तब तक कोई दंगाइयों की क्या हिम्मत है, क्या मजा है। खरगोन प्रकरण में जब वो भी कोई स्थिति रही, मैं जय वर्मा साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जिस व्यक्ति के दोनों हाथ कटे वो अपराधी बन गया, उसका घर, उसकी वो गुमटी उजाड़ दी, जो हॉस्पिटल में है उसको अरेस्टेड कर दिया, उस पर केस लगा दिया। अब जो व्यक्ति जेल में है उसको भी आपने मुजरिम बना दिया, उसका भी घर तोड़ दिया, कुल मिला के चिन्हित कर दिया। जबकि 12 बजे से पता था, इंटेलिजेंस को रिपोर्ट थी कि खरगोन में ऐसा हो सकता है, खरगोन में इस तरह के उपद्रव उसके पहले भी हो चुके हैं, खरगोन के लिए रेड अलर्ट होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। इतने पत्थर इकट्ठे होते रहे, प्रशासन और इनका जितना भी तंत्र था, खुफिया तंत्र, सब फेल रहा और इतना बड़ा दंगा हो गया। अब ये मरहम लगाने की बात कर रहे हैं, तो कुल मिला के ये चाहते हैं कि इनके पास माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पूरे कार्यकाल को जोड़ लिया जाए। तो एक उदाहरण के लिए ऐसा काम नहीं है जिसको लेकर के 2023 के चुनाव में जाए। तो ये दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे, साथ से करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता समझदार है। कहीं कहीं मुक्ता कर सकते हैं लोग, लेकिन हर जगह मुक्ता नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश का जागरूक मतदाता ये समझता है कि हमारा प्रदेश अमन चैन का टापू है। यहाँ के लोग आप अक्सर इस तरह की बातें कई बार कर देते हैं। क्या जहां जहां कभी आपकी सरकार रही, हालिया उदाहरण राजस्थान का है, वहां दंगे हुए तो क्या वहां मुख्यमंत्री चाह रहे थे दंगे हों प्रदेश के अंदर? ये जवाब वहां दंगे हो रही। अब आप विपक्ष, अब आप राजस्थान पहुंच गए हैं। आपने इस तरह की बात कही ना सर कि मुख्यमंत्री चाहे तो दंगे नहीं। सही सवाल किया, लेकिन उस सरकार ने, वहाँ की सरकार ने बहुत जल्दी समय पर वहाँ पाबंदी कर दी, 144 लगा दी, हो गए ना सर। आपने कहा कि हो ही नहीं सकते, आपने कहा हो ही नहीं सकते, तुरंत कंट्रोल कर लिया ना। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ तो 3 दिन तक लगातार वही प्रक्रिया चलती रही। आप बताइए, 12 बजे वहां की पुलिस कहती है 2 समुदायों में कहासुनी हुई, 2 समुदायों के युवाओं में, और ये तक कहा के देख लेंगे। उसके बावजूद 12 बजे के बाद 5 बजे दंगा शुरू हो गया, जबकि ये हमारी शोभा यात्रा नवरात्रि की 3 बजे निकलनी थी। अरे भाई, प्रशासन चाहता तो रूट बदल देता। इतने पत्थर जमा कैसे हो गए? उन पत्थरबाजों को पहले उठा लेता, चिन्हित करके पहले उनको जेल में डाल देता। अरे कहां से होता? तो ये प्रशासन की कहीं ना कहीं लेतदारी फेलियर हो सकता है। मैं बिल्कुल इसमें फेलियर है, फेलियर है, लेकिन आपने जिस तरीके से उदाहरण दिया कि मुख्यमंत्री चाहे तो नहीं होंगे, तो वो हो जाते हैं, उसको कंट्रोल करना अहम हो जाता है। देखिए लोकेन जी, मैं बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के साथ रहा हूँ। एक मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी, उनके साथ 6 महीने उनके साथ ही रहा हूँ। मैंने उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखा है। कलेक्टर एसपी को इस तरह से आदेश देते थे, आपके जिले में अगर किसी भी तरह की कुछ खड़क पत्ता भी खड़का, और अभी कवर्धा में भी हुए, छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भी हुए, वहां भी सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा है। तो ये मुख्यमंत्री की जवाबदारी होती है, वो कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार हो, जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री की जवाबदारी होती है कि अपने जिला प्रशासन को अलर्ट करे और सख्ती से पालन करने के लिए कहे। तो इस तरह के दंगे भड़के ही नहीं। उत्तर प्रदेश का मॉडल या गुजरात, लोकेंद्र जी एक मिनट गुजरात, एक सेकंड में ज्यादा नहीं लूंगा आपका वक्त। जल्दी। गुजरात का 2002 का मॉडल मध्य प्रदेश न बने, हमें इस बात का डर है।
और मीडिया को मैं चाहता हूँ मीडिया जागरूक रहे हो करके इन मुद्दों को उठाती रहे, ताकि गुजरात मॉडल मध्य प्रदेश ना बन जाए 2002 का। चलिए लोया जी रिएक्ट कीजिए। हाँ देखो, 2-3 बातें मैं आपसे कहूं। एक तो आदरणीय स्वदेश जी ने ये स्वीकार किया कि कांग्रेस की सरकारों में मुख्यमंत्री की मर्जी से दंगे होते थे, क्योंकि इस देश में 1.25 लाख से ज्यादा दंगे हुए जब केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। मेरठ एक ऐसी जगह है जहां अकेले मेरठ में 22 बार दंगा हुआ, और ऐसे दंगे हुए जिसमें हजारों लोगों की जान चली। दूसरी बात मैं करता हूं, प्रश्न इस बात का है कि हम मैकेनिज्म डेवलप करने पर क्यों आपत्ति करते हैं। ये बात हो रही है एक मैकेनिज्म डेवलप करने की, हम दंगाइयों पर कठोरता किस तरह से बरस सकते हैं। और मैं आपसे फिर कहता हूँ, एक और काम हुआ है स्वदेश जी, एक और काम हुआ है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपने चिन्हित किया। 2002 के बाद गुजरात में दंगा नहीं हुआ 2022 तक, इसको भी ध्यान में रखिए। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां दंगे नहीं होते। वहां दंगे नहीं होने का कारण है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, किसी को भी अभी आपने ये बहस इस तरीके से चलती रहेगी। अश्विनी दुबे जी, कुछ टेक्निकल पॉइंट है सर जो आम लोग समझना चाहते हैं, जिनका खासकर नुकसान होता है। मैं चाहता हूं कि उन पर थोड़ा सा क्लियरिटी आप कर दें कि भाई क्या ऑप्शंस हैं उनके पास, कैसे ये पूरा मैकेनिज्म काम करेगा, और जिसका नुकसान हुआ है खासकर वो कैसे अपनी बात रख सकता है। क्या उसको पूरे सबूत पेश करने पड़ेंगे, या खुद वहां पर जो लोग हैं जिनको चुना जाएगा वो आकर देखेंगे नुकसान, और अगर उसको लगता है कि ज्यादा नुकसान हुआ है, उतना उसका आकलन नहीं किया जा रहा है, तो उसके पास भी कोई चैलेंज करने का ऑप्शन रहेगा। दुबे जी देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जब कभी भी कोई ऑफेंस इस तरह का होगा, किसी की प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रक्ट किया जाएगा, किसी की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, तो जो वो व्यक्ति होगा या खुद के रूप में दावेदार जो है या एडवोकेट के थ्रू वो अपना मुकदमा ट्राइब्यूनल के सामने दाखिल करेगा। अब ट्राइब्यूनल दस्तावेजों का परीक्षण करके गवाह विशेषज्ञों को सुनने के पश्चात वो जो है रिपोर्ट सबमिट होगी और उसमें फिर जजमेंट होगा। माने एक तरह से इसी तरह की प्रक्रिया है जैसी प्रक्रिया न्यायालयों में चलती है। और उसके बाद जब घटना की सभी बारीकियों को सूक्ष्म रूप से देख लिया जाएगा, उनको मान लिया जाएगा, और उस पर जो एविडेंसेस हैं वो एविडेंसेस जब आ जाएंगे तो उसमें आयुक्त जो है उस पर डिसीजन देगा। अब उस डिसीजन से जो दंगाई है अगर अग्रीव्ड है या जो क्लेमेंट है वो अग्रीव है, तो 90 डेज के अंदर जो हाई कोर्ट है वहां पर अपील कर सकता है। पॉइंट नंबर ये, तो ये एक बड़ा फेयर और रीजनेबल लॉ है। ठीक, और ये कोई पहली बार ऐसा लॉ नहीं आया। एक चीज और लोगों के जहन में रहती है, उस पर भी थोड़ा क्लियरिटी कीजिएगा कि हाई कोर्ट अगर मामला पहुंच गया तो बहुत कॉस्टली हो जाता है, वहां पर आम लोगों के बस की बात नहीं है कि वो अपना केस लड़ सकें। ये इसको भी थोड़ा क्लियर कीजिए कि आम लोगों के लिए इजी है हाई कोर्ट जाना। देश में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज और खास तौर से अगर किसी को लॉयर करने की कैपेसिटी नहीं है तो अदालतें जो हैं, चाहे वो मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट्स हो, चाहे वो सेशंस कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ऑलरेडी उस मैटर को लीगल एड को रेफर कर देती है और वहां जो है वहां जो लीगल एड के पैनल काउंसिल होते हैं वो असिस्ट करते हैं। तो अभी की तारीख में ऐसा हम कहें कि वकील हम नहीं, कोई आदमी नहीं हायर कर सकता, ये थोड़ा सा अभी युक्ति संगत नहीं, क्योंकि जुडिशियरी ने बड़े ट्रांसफॉर्म और बड़े रिफॉर्म्स लेकर के आए और हर व्यक्ति को देश में इतने लॉयर्स हैं कि जितनी जिसकी कैपेसिटी है उसको उस हिसाब से लॉयर मिल जाता है। अब मान लीजिए कि स्वदेश जी को देश के किसी बड़े लॉयर को करना है, 25 लाख फीस है, स्वदेश जी की कैपेसिटी है, और लोकेंद्र जी की कैपेसिटी नहीं है, लीगल एड की है, तो वो लीगल एड की कैपेसिटी होगी। ये जरूर एक बात समझने वाली है, परंतु मैं समझता हूं कि इस लॉ की जरूरत थी और कोई पहली बार ये लॉ नहीं है। बिल्कुल, ये इसके पहले ऑलरेडी आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट में 2009 में डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स में सुओमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए समय इतना ही है मेरे पास, इसलिए रोक रहा हूं मैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो एक प्रोसेस बना है और प्रोसेस बनने में थोड़ा सा लेट हो गया, तब तक खरगोन की घटना घट चुकी थी, लेकिन आगे से दंगाइयों पर रोक लगे ये बहुत जरूरी है और उम्मीद है कि ये कानून उस पर जरूर काम करेगा। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।